जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर है मेरे भाई, लेक्चर नंबर 4। जी कल के लेक्चर तक मेरे भाई हमने क्या डिस्कस कर लिया था? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन तक हमने पढ़ लिया था, ऐसे ही है जी। अच्छा जी। अभी ऑनलाइन वालों में से किसी का कोई क्वेश्चन था, वो मुझे अभी टीए भाई ने बताया जी। उन्होंने सवाल ये पूछा है कि सर कैरिज इनवर्ड और आउटवर्ड एक जगह पे क्यों नहीं आते? भाई स्टैंडर्ड ने जो प्रेजेंटेशन बताई है वो ये बताई है कि कैरिज इनवर्ड है जी, सामान को लेके आने का खर्चा, ये कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड होंगे। और कैरिज आउटवर्ड जो है ये आपका सेलिंग एक्सपेंस है। क्या है जी? सेलिंग एक्सपेंस। ये सेलिंग एक्सपेंस जो होता है ना, जिसे आप कहते हैं ना ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग, इसकी अगर ब्रॉडर दो कैटेगरीज बनाई जाए ना तो दो बनती हैं। एक है जी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरी होती है जी एडमिनिस्ट्रेटिव। इस तरह ये दो ब्रॉडर कैटेगरीज हैं इसकी। अच्छा जी, जब एक्सपेंस अपने अपने नामों से आते हैं, अपने अपने नाम से, रेंट एक्सपेंस, इंश्योरेंस, इस तरह की चीजें, उसे आप कहते हैं जी एक्सपेंस विद रिस्पेक्ट टू, उसे कहते हैं जी एक्सपेंस विद रिस्पेक्ट टू नेचर। यानी रेंट एक्सपेंस अलहदा आ रहा है, इंश्योरेंस एक्सपेंस अलहदा आ रहा है, ठीक है जी, कमीशन एक्सपेंस अलहदा आ रहा है जी, इस तरह की बातें उसे कहते हैं जी एक्सपेंस विद रिस्पेक्ट टू नेचर। और ये जो है ना, ये दो, ये है जी एक्सपेंस विद रिस्पेक्ट टू एक्टिविटी। एक्टिविटी या फिर इसे फंक्शन भी कहते हैं, या फिर इसे फंक्शन भी कहते हैं। इसे कहते हैं जी एक्सपेंस विद रिस्पेक्ट टू एक्टिविटी या फंक्शन। जी तो जो कैरिज आउटवर्ड है ना, कैरिज आउटवर्ड वो है जी सामान को कस्टमर तक पहुंचाने का खर्चा, वो इसमें सेलिंग में क्लब होता है ये, ठीक है जी। इसलिए आप इसे, अगर तो एक्सपेंस विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन आ रहे हैं तो आप क्या करेंगे, ऑपरेटिंग में जाके सेलिंग के अंदर ऐड करेंगे। और अगर विद रिस्पेक्ट टू नेचर आ रहे हैं तो नॉर्मल फिर ना अपने अपने नाम से ऑपरेटिंग के नीचे जाके ऐड हो जाएंगे, ठीक है भैया। उम्मीद है मेरी बात समझ गए जी। अच्छा जी, अब मेरे भाई हमने स्टार्ट करना है जी। मुझे बताएं जी, एक होता है जी करंट एसेट, एक होता है मेरे भाई नॉन करंट एसेट। जी ये जरूरत तो नहीं है नोट शोट करने की, ये ठीक है ना जी। एक होता है मेरे भाई करंट एसेट और दूसरा क्या होता है बच्चों, बोलो शाबाश, नॉन करंट एसेट। जी करंट एसेट और नॉन करंट एसेट क्या होता है जी? जिससे बेनिफिट मिलना हो सेवरल ईयर्स, एक साल से ज्यादा का अरसा, उसे क्या कहेंगे? नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट दो तरह के होते हैं जी। जी शाबाश, नॉन करंट एसेट कितनी तरह के होते हैं जी? दो तरह के होते हैं जी। जी टेंजिबल और बच्चों क्या? इनटेंजिबल। और क्या जी? टेंजिबल। इसके लिए जो स्टैंडर्ड है वो है मेरे भाई IAS 16। इसके लिए जो स्टैंडर्ड है भाई जान वो है IAS 38। ओके भाई, भजन सही है। अच्छा जी। जी ये इंटेंजिबल एसेट क्या होते हैं और टेंजिबल क्या? पहले तो आपने नॉन करंट एसेट बताया ना। नॉन करंट एसेट क्या है जी? जिससे बेनिफिट मिलना हो सेवरल ईयर्स, एक साल से ज्यादा का अरसा। और मेरे मासूम दोस्तों, उसकी आगे कैटेगरी बनी, एक है टेंजिबल और दूसरा क्या है? ये क्या है जी? ये क्या है? जी जी, जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, यानी बेनिफिट तो मिलना ही मिलना है एक साल से ज्यादा का अरसा। फिजिकल एग्जिस्टेंस है तो क्या कहेंगे? टेंजिबल। और अगर फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है तो क्या कहेंगे? इंटेंजिबल। इसकी एग्जांपल क्या है जी? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में कितनी चीजें आती हैं जी? लैंड एंड बिल्डिंग। और बच्चे प्लांट में? जी प्लांट, जी प्लांट एंड मशीनरी जी। और जी आगे? जी प्लांट एंड मशीनरी, इधर इक्विपमेंट में सादा सामान, एसी, कंप्यूटर, फर्नीचर, फिक्सचर, वो सारी चीजें इसके अंदर क्लब होती हैं।
लैपटॉप, कंप्यूटर, ठीक है भैया जी। मुझे बताएं जी इसके लिए क्या है जी, ये क्या है? सॉफ्टवेयर हो गया जी, राइट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, इस तरह की चीजें, ये बहरहाल हमारे सिलेबस का पार्ट जी। अगली ट्रेंड में बात चली गई तो हो भी जाएगा सिलेबस का पार्ट जी। ये FAR 2 में है, किसमें है मेरे भाई जी? और सही है भैया जी सर। आप मुझे बताएं जरा, बहुत तवज्जो से बात सुननी है, बहुत तवज्जो से बात सुननी है। सर जी हमने एक ना नॉन करंट एसेट परचेज किया, खरीदा, हमने क्या किया? नॉन करंट एसेट परचेज किया जी। जी बिल्डिंग खरीद ली, बिल्डिंग परचेज की, बताएं एंट्री क्या होगी इसकी? बिल्डिंग डेबिट कैश, बैंक या पेबल क्रेडिट। अच्छा, अब इससे आगे एक बात जहन में आती है कि यार है तो ये भी एक किस्म का खर्चा, ये जो बिल्डिंग खरीदी है ये भी एक किस्म का क्या है? एक्सपेंस है। अब जरा फोकस चाहिए आप लोगों का। अब आगे एक्सपेंस की दो कैटेगरीज बनेगी, कितनी बनेगी भैया? दो कैटेगरीज। कितनी बनेगी मेरे भाई? एक को कहते हैं कैपिटल एक्सपेंस और एक को क्या कहते हैं भाई? रेवेन्यू एक्सपेंस। उसको क्या कहते हैं भैया बोलो? रेवेन्यू एक्सपेंस कहते हैं जी। एसेट दो तरह के, करंट एसेट और बच्चों क्या? नॉन करंट पे तो हम गुफ्तगू ही नहीं करनी ना, नॉन करंट जी। टेंजिबल IS 16, इंटेंजिबल IS 38 FAR 2 में जाएगा। कहता एसेट दैट विल गिव बेनिफिट फॉर सेवरल ईयर एंड हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। ये मिसाल के तौर पे जी लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट। इधर तक बातें समझ आई भाई? आगे अर्ज की है जी एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर दो तरह के होते हैं, कितनी किस्म के होते हैं भैया? दो तरह के, दो तरह के होते हैं जी। एक होता है जी कैपिटल एक्सपेंस और दूसरा क्या होता है जी? रेवेन्यू एक्सपेंस वो वाला एक्सपेंस है जो बच्चों डे टू डे से रिलेट करता है। किससे रिलेट करता है जी? जी, या दूसरे लफ्जों में जो शॉर्ट टर्म नेचर का है। किस नेचर का है बच्चों? जी। कहता जी इसकी एग्जांपल क्या होगी जी? एग्जांपल क्या? रेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, सही है जी, मार्केटिंग एक्सपेंस हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया, ये सारे क्या है? रिपेयर, मेंटेनेंस, ये सारे क्या है बच्चों? और ये क्या है सर जी? ये कहता कैपिटल एक्सपेंस, कहता विल गिव बेनिफिट फॉर नॉन करंट एसेट, यानी टेंजिबल वालों की इधर बात हो रही है। सही है जी, इधर इधर टेंजिबल वालों की, ये 16 वालों की बात हो रही है। इधर तक बातें समझ आती हैं सर? ये नोट कर लें जल्दी से, शाबाश, जल्दी हिम्मत करनी है, हिम्मत। नोट कर लिया जी? जी जी। जी
हो गया नोट मेरे भाई? चले आगे भाई। सर जी अच्छा जी, अब जरा सुनिएगा बात बच्चों। जी जी लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है ना वो। होते तो हैं लेकिन वो हमने उस पर गुफ्तगू ही नहीं करनी ना। कैपिटल एक्सपेंस बिल्कुल जी इंटेंजिबल पे भी होता है, बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता। लेकिन मैं तो ये अर्ज कर रहा हूँ कि हमने जो पढ़ना है वो टेंजिबल को पढ़ना है। जी चलें आगे जी। जी अच्छा जी, अब जरा बात गौर से सुननी है बच्चों, गौर से जरा बात सुन लें। भजन बिल्डिंग खरीदी आपने, बिल्डिंग बिल्डिंग मुझे बताइए कैपिटल एक्सपेंस है या रेवेन्यू? कैपिटल एक्सपेंस है। इससे फायदा कितनी अर्सा मिलना है? सेवरल ईयर्स मिलना है ना, पता नहीं 10 साल 12 साल 20 साल 8 साल 10 साल 6 साल पता नहीं है। अब मुझे एक बात बताएं भाईजान, एक आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा जी मैचिंग, एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा मेरे भाई आपने मैचिंग। मैं अपनी तरफ से मैंने एग्जांपल ली, एग्जांपल आसान ही लेनी होती है। खैर ये 10,000 की बिल्डिंग आपने ली, 10,000 की, प्रैक्टिकल एग्जांपल नहीं है वैसे ही, बस 10,000 की बिल्डिंग लीजिए भाईजान। इसकी लाइफ है ना, इस बिल्डिंग ने जो इस्तेमाल होना वो है जी कितने साल जी? चलो 10 साल कर लो, 10 साल 10 ईयर्स। अब मुझे जरा बात बताइएगा, शुरू में आपने जो इसकी एंट्री की होगी आपने क्या कहा होगा? आपने कहा होगा जी कि कैश या बैंक या पेएबल क्रेडिट डेबिट का किया होगा, एक्सपेंस या एसेट? एसेट। बिल्डिंग डेबिट आपने की। यार एक्सपेंस क्यों नहीं डेबिट किया आपने? जी जी नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं है भाई। इसका बेनिफिट सेवरल ईयर्स पर फैला है, इसे नॉन करंट एसेट कह दिया, ठीक है, ये तो किताबी बात है। क्या जहन में सवाल नहीं आता है तो ये भी एक किस्म का एक्सपेंस, तो फिर इसे एक्सपेंस क्यों नहीं कहा? वेल डन, शाबाश। एक कॉन्सेप्ट है बच्चों मैचिंग। कौन सा कॉन्सेप्ट बच्चों? मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है, हमने पहले भी ये बात की थी, देखें अगर मैं फॉर एग्जांपल जी मैंने ये बिल्डिंग खरीदी है 1 जनवरी 2024 पे, अगर मैं सारा का सारा एक्सपेंस 10,000 का प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट जब मैं बनाऊंगा 2024 की उसमें डाल दूंगा, तो बच्चों ये किस कॉन्सेप्ट की वायलेशन है? मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है जी जिस अकाउंटिंग पीरियड का एक्सपेंस है या इनकम है उसी अकाउंटिंग पीरियड में क्या करो? रिकॉर्ड करो, और उसी लेवल तक रिकॉर्ड करो जितनी बनती है। ये कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है बच्चों? अब मेरी बात सुनिए, मैं आपको दो ऑप्शन देता हूं। पहला ऑप्शन ये है इस 10,000 को प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में ले जाएं 2024 में। दूसरा ऑप्शन ये है बच्चों कि इसको थोड़ा करके प्रॉफिट और लॉस में लेके जाएं 10 सालों की बेस पर जितनी इसकी लाइफ है। बताएं कौन से वाला ऑप्शन ज्यादा बेहतर है? सेकंड वाला। वजह क्या है जी? रीजन क्या है बच्चों? जिस चीज ने फायदा देना है 10 साल, उसे एक्सपेंस का पार्ट भी कितने साल बनाओ? शुरू में ये जिन्हें आप कहते हैं जी नॉन करंट एसेट हैं, ये वैसे एक्सपेंस ही, लेकिन कौन से वाले? बड़े वाले एक्सपेंस, बड़े वाले जिनसे सेवरल ईयर्स बेनिफिट मिलना। शुरू में आप इन्हें रिकॉर्ड करते हैं कैपिटल एक्सपेंस यानी नॉन करंट एसेट, फिर जैसे जैसे साल गुजरते जाते हैं आपका कैपिटल एक्सपेंस कन्वर्ट होता जाता है किस में? बोले शाबाश, रेवेन्यू एक्सपेंस में। किस में मेरे भाई? जी क्या ये बात समझ आती है जी? अब बहुत तवज्जो से बात इससे अगली वाली सुनने वाली है, वो ये है बच्चों, इस एसेट ने वक्त के साथ साथ अपनी वैल्यू को क्या करना है? अच्छा अब दो बातें जरा गौर से सुनने वाली हैं, दोनों बातें बड़ी अहम है। एक होता है बच्चों जैसे जैसे चीज को इस्तेमाल करेंगे ना, इस्तेमाल करने की वजह से वैल्यू का लूज होना।
दूसरा होता है मार्केट कंडीशन को सामने रखते हुए वैल्यू का क्या होना, लूज होना। ये दोनों अलग अलग बातें हैं। एक है बच्चों वैल्यू का क्या होना बच्चों, कम होना, डेप्रीशिएट होना। किसका बच्चों, डेप्रीशिएट। दो वजूहात। क्या क्या बोले, शाबाश। यूज के साथ साथ, और बच्चों मार्केट में चेंज की वजह से, चेंज इन मार्केट में। ये एसेट अब इतना जो है ना वो ट्रेंडी नहीं है, तो वैल्यू क्या हो गई है, डेप्रीशिएट हो गई है। अब जरा फोकस से बात सुननी है। अभी मैं इस पे बात ही नहीं कर रहा, अभी मैं इस पे बात नहीं कर रहा। अभी मैं क्या बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं यूज की वजह से, यूज की वजह से जो वैल्यू का लूज होना है उससे कहते हैं डेप्रीसिएशन। उसे क्या कहते हैं बच्चों, इस्तेमाल की वजह से। किसकी वजह से, मार्केट फ्लक्चुएशन की वजह से नहीं, वो कुछ और बात है भाई, वो कुछ और है, वो कुछ और है, वो कुछ और बात है। एक है जी मार्केट में अब चीज इतनी ट्रेंडी नहीं है, मसले आ रहे हैं जी, मार्केट में वो चीज आ ही नहीं रही, वो चीज डैमेज हो गई। ये बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं ये अलग बातें हैं, ये कुछ और बातें, ये करेंगे इंशाल्लाह वक्त आने पे, सही वक्त का इंतजार करना है। मैं कह रहा हूं यूज की वजह से एसेट अपनी वैल्यू थोड़ी थोड़ी क्या कर रहा है यार, पुराना हो रहा है ना, लूज कर रहा है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं डेप्रीसिएशन। क्या कहते हैं मेरे भाई, डेप्रीसिएशन। क्या कहते हैं जी, एसेट अपनी वैल्यू ना दो रीजंस होती हैं एसेट की वैल्यू लूज होने की। एक है वक्त के साथ साथ यानी इस्तेमाल के साथ साथ, और दूसरा बच्चों मार्केट में फ्लक्चुएशन की वजह से। मार्केट में जब फ्लक्चुएशन आती है ना तो दो चीजें होती हैं, या तो अपवर्ड वैल्यू जाती है या क्या होती है, डाउनवर्ड। मैं कह रहा हूं मैं इसकी अभी बात नहीं कर रहा, ये करेंगे इंशाल्लाह सही वक्त आने पे। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, इस्तेमाल के साथ साथ वैल्यू का क्या होना बच्चों, कम होना। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं डेप्रीसिएशन। क्या कहते हैं मेरे भाई। अब एसेट ने अपनी वैल्यू क्या करनी है मेरे भाई, लूज करनी है। अब बहुत तवज्जो से, कैपिटल एक्सपेंस जो आपने शुरू में रिकॉर्डिंग की थी, बिल्डिंग डेबिट और मेरे मासूम दोस्तों डेबिट और सर जी क्रेडिट, डेट डिस्क्रिप्शन जी 1 जनवरी 2024 पे बताइएगा जी, बिल्डिंग डेबिट और जी कैश जी। अभी मैं एक लफ्ज देखने लगा हूं, आपने ये नहीं कहना कि सर ये आपने किस तरह निकाला, वो अभी इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। अब बच्चों इस चैप्टर में जो रेवेन्यू एक्सपेंस का नाम है ना वो है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। क्या नाम है जी, साल का जब एंड आता है ना जी तो हम डेप्रिसिएशन किताबों में चार्ज करते हैं। देखते हैं जी इस एसेट ने इस्तेमाल की वजह से अपनी वैल्यू कितनी लूज की है, उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं बच्चों क्या, मैं अपनी मर्जी से 1000 लिख रहा हूं। मैंने क्या किया, मैंने कहा यार ये 10,000 है ना, मैंने कहा हर साल इसने वैल्यू कितनी लूज करनी है, बस मैंने कहा 1000 करनी है, 10 सालों में 1000 कम, 1000 कम, 1000 कम, 1000 कम। ठीक है मेरे भाई, मैंने 1000 ऐसे ही लिख दिया बस जी। और इधर क्या करूंगा, इधर जरा बात सुननी है। अब जरा गौर से, जरा अभी बोलना नहीं है, अभी जरा थोड़ी खामोशी। जरा बच्चों बिल्डिंग आपने बढ़ाई और कैश कम किया, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है आपने क्या किया जी, इस कैपिटल एक्सपेंस को किस में कन्वर्ट किया, रेवेन्यू में। और आपने बिल्डिंग को अब क्या कर दिया, 1000 से कम कर दिया मेरे भाई, बिल्डिंग को कम कर दिया मेरे भाई। अब जरा गौर से बात सुननी है। अब आपकी बिल्डिंग किताबों में 10,000 की नहीं पड़ी, बल्कि कितने की पड़ी है, 9,000 की पड़ी है। और एक्सपेंस किताबों में कितना रिकॉर्ड हो गया है, 10,000 वाली चीज कितने पे आ गई है बच्चों, बोलो। 10,000 वाली चीज 9,000 पे आ गई, और 1000 किधर गया, गायब नहीं हुआ, जादू नहीं हुआ, ये रेवेन्यू एक्सपेंस बन गया है। क्या मेरी बात समझ पाए हैं। अगली बात सुनिएगा, बताएं डेप्रीसिएशन जो है, डेप्रीसिएशन ये कंफर्म एक्सपेंस है या एस्टीमेट है, एस्टीमेट है। क्या है बच्चों, क्यों एस्टीमेट, अभी बात मान लें, अभी आपको मैं बताता हूं एस्टीमेट क्यों है, अभी बस बात मान लें, इंशाल्लाह 5-7 मिनट के बाद गुफ्तगू भी शुरू हो जाएगी।
डेप्रिसिएशन होती क्या है उस पर भी गुफ्तगू शुरू होगी, उसमें 3 टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज हैं, उस पर बारी बारी बात करेंगे। अभी फिलहाल बस इतना समझ लें, डेप्रिसिएशन क्या है चांद, एक एस्टीमेट है, अंदाजन किताबों में आप जो है ना वो रेवेन्यू एक्सपेंस की एंट्री, अच्छा एंट्री तो यही होनी है, जो अमाउंट है ना वो एक अंदाजा है, क्या है बच्चों, अंदाजा है, अंदाजा है कि इतनी एसेट ने वैल्यू लूज की है। अच्छा अब जरा गौर से बात सुननी है, याद रखना बच्चों, याद रखना बच्चों, बजाय इसके कि हम एसेट को डायरेक्टली किताबों से कम करें, हम इसके लिए जब अंदाजा लगाते हैं ना, अंदाजे के लिए, अंदाजा जब होता है तो आप इसके लिए एक अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है कॉन्ट्रा एसेट। क्या नाम है बच्चों, अच्छा कॉन्ट्रा का मतलब क्या होता है, उल्टा, क्या होता है मेरे भाई, उल्टा, किसका उल्टा, एसेट का। इसका हम नाम रखते हैं, हम कहते हैं यार एक ऐसा अकाउंट बनाओ, ये एक अंदाजा है, क्या है बच्चों, इसलिए डायरेक्टली आपने एसेट को कम किताबों से नहीं करना। आपने शायद आईटीए में एक चैप्टर पढ़ा हो, नहीं भी पढ़ा तो मसला नहीं है, वैसे ही बता रहा हूं। एक होता है बैड डेट एक्सपेंस, ये आपने चैप्टर नंबर 5 था आईटीए में, शायद आपने पढ़ा हो। एक होता है बैड डेट एक्सपेंस, बैड डेट एक्सपेंस कंफर्म एक्सपेंस है। एक होता है डाउटफुल डेट एक्सपेंस, डाउटफुल डेट एक्सपेंस जो है ना, डाउटफुल, शक है, शक है, शक है, ये जो डाउटफुल डेट एक्सपेंस है ना, ये कंफर्म एक्सपेंस नहीं है। बैड डेट एक्सपेंस की वजह से आपने किसी से 100 लेने, आपने कहा यार अब 10 रुपए नहीं मिलने, आप डायरेक्टली एसेट को क्या करते थे, कम करते हैं, आप कहते हैं डेटर को 10 रुपए से कम कर दो। एक है डाउटफुल डेट एक्सपेंस, आपको लग रहा है कि शायद ये 10 रुपए नहीं मिलने, डायरेक्टली एसेट को कम नहीं करना, बल्कि ये अंदाजा है, एक कॉन्ट्रा अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, उसका नाम क्या छोड़ें, अभी जब चैप्टर आएगा करेक्शन ऑफ एरर्स में तब देखेंगे। इसी तरह एस्टीमेट है डेप्रिसिएशन, आपको बनाना पड़ेगा कॉन्ट्रा अकाउंट, उस कॉन्ट्रा अकाउंट का नाम है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। क्या नाम है मेरे भाई, स्टैंडर्ड। ये अच्छा ये गलत नहीं है, ये गलत नहीं है। आप जब एडवांस लेवल पे जाएंगे ना इंशाल्लाह, सीफे 1 पे जाएंगे, एमएसए लेवल पे जाएंगे, तो नॉर्मली वो बिल्डिंग को ही क्रेडिट करता है। क्या करता है जी, वो बिल्डिंग को ही क्रेडिट करता है। वो कहता है यार आप बच्चों को ना पता चल गया है, लेकिन क्या उसका नाम है जी, इस लेवल पे आपको वो सिखाना ये चाह रहा है, चूंकि ये एक एस्टीमेट है। क्या है बच्चों जी, एक एस्टीमेट है, क्या है बच्चों, एस्टीमेट है, लिहाजा वो कहता है जी इसके लिए आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, बिल्डिंग को कम करना, कहता है इसकी जगह आप एक अकाउंट बना ले कॉन्ट्रा, जिसका नाम है एक्यूमुलेटेड मेरे भाई डेप्रिसिएशन। अब जरा गौर से बात सुनिएगा, एसेट की नेचर क्या है बच्चों, डेबिट, एसेट की नेचर क्या है, और इसकी कॉन्ट्रा की नेचर क्या है, 10,000 से एसेट है जी, एसेट 10,000 का, और उसका उल्टा जो कॉन्ट्रा है वो है जी, बोलो शाबाश, वो क्रेडिट है 1,000 से। तो मुझे बताएं जवाब किस में आना, 9,000, डेबिट का या क्रेडिट का। अच्छा ये जरा सुनिएगा बच्चों, कुछ ना बेसिक्स में मसला होता है बच्चों की, ये जरा गौर से सुनिएगा, वो डेबिट क्रेडिट में कंफ्यूज होते हैं जी। मैथमेटिक्स की बात करते हैं भाई, मैथमेटिक्स, इधर देखिएगा जरा भाईजान, मेरे पास 5 रुपए पॉजिटिव हैं प्लस के, मजीद प्लस आ गया, कितना जवाब आया जी, मेरे पास जी -5, मैं वैसे एग्जांपल ले रहा हूं ना, इसमें मजीद -5, जवाब कितना आया, जो साइन है ना उसी तरह का जवाब आना होता है। अब जरा अगली बात सुनिएगा, मेरे पास है नहीं 10 ये और -5, जवाब क्या आना है, जवाब आना है प्लस वाला, क्योंकि ये ज्यादा है, कितना जी, आप बताइएगा, जवाब आना है इस तरह वाला जो ज्यादा है, ज्यादा वाला, ज्यादा वाला को देखना है आपने। क्या मेरी बात समझे, ये है मैथमेटिक्स। अकाउंटिंग में ये नहीं होता, अकाउंटिंग में डेबिट क्रेडिट की गेम है। किसकी है भैया जी, मैं कहता हूं जी 5 डेबिट है, मजीद 5 डेबिट है, जवाब बताएं, जवाब क्या जी, क्या बात समझ आती सर, जवाब डेबिट वाला आना है। आगे क्रेडिट है जी 5, इधर भी 5 क्या है, जवाब आना है 10 क्रेडिट वाला। क्या मेरी बात समझे भैया आप, अगली बात सुनिएगा, जवाब बच्चों ज्यादा, ज्यादा को देखो, ज्यादा को देखो, डेबिट उल्टा है क्रेडिट के, क्रेडिट ऑपोजिट है किसके मेरे भाई जी, जी जवाब तो कंफर्म बात है, क्रेडिट वाला आना है, उल्टा 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 उल्टा,
नेट हो जाना है इन्होंने, क्या होना है मेरे भाई, क्या होना है सर जी, नेट होना है, क्या होना है सर। हम ये नहीं करते, ये मैथमेटिक्स है, ये मैथमेटिशियंस करते हैं, ये हरकत अकाउंटेंट करते हैं डेबिट क्रेडिट वाली। क्या मेरे भाई ये बात समझ आती है आपको? ये देख लें, ये साइंस सही है ना, इसमें मसला तो नहीं है। अच्छा अब जरा बात सुनिएगा, अब बात सुनना भाई, ये क्या, ये क्रेडिट, ये क्या है जी, ये 10 रुपए क्रेडिट के डेबिट के हैं, क्या है बच्चों। अच्छा कुछ क्रेडिट हुआ है, कुछ क्या हुआ है, तो अब जवाब नेट की शक्ल में आना है, आना लेकिन क्रेडिट, आना डेबिट वाला ही है क्योंकि डेबिट ज्यादा है। 5 का जवाब है, क्या जवाब है बच्चों, आप जरा देखना। ये नेचर क्या है बच्चों, ये नेचर बताओ क्या है, ये डेबिट है। ये कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा का मतलब उल्टा उल्टा उल्टा, इसकी नेचर क्या है, क्रेडिट। अब जरा सुनना, अब जरा बात सुनना, ये है जी 10,000 है जी डेबिट का, और बताना बच्चों, और 1,000 किसका है। जवाब बताओ कौन से वाला आना है, जवाब आना है 9,000, ये नेट हो रहा है ना, ये लेकिन आना डेबिट वाला। क्या मेरी बात समझे हैं। अल्टीमेटली किताबों में क्या होगा, एसेट आपका पॉजिटिव अमाउंट से 9,000 का आ रहा होगा। क्या मेरी बात समझे हैं, क्या ये बात समझ आती है सर आपको, भाईजान ये बात समझ आती है आपको जी। अब आपने क्या किया, आपने बजाय डायरेक्टली एसेट को क्रेडिट करने के, आपने क्या कर दिया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को कॉन्ट्रा को क्रेडिट किया। यही अकाउंटिंग आपने फॉलो करनी है इस लेवल पे, सही है सर। R2 में भी यही फॉलो होनी है। एडवांस लेवल पे आपको इजाजत होती है, आप जो है ना वो बिल्डिंग को डायरेक्टली भी क्रेडिट कर सकते हैं, क्योंकि बेस बनी होती है, मसला नहीं होता, माइंड ही नहीं करता वो। मेरी बात समझे हैं भैया, मेरी बात समझे हैं सर जी। इसको नोट शोट करना तो कर लो, मैं फिर आगे चलूँ जरा, मैं फिर डेप्रिसिएशन पे गुफ्तगू कर लूँ जरा। भाई वो देखा नहीं देखा जी, भजन ये नोट करना है, पिक ले लो, फिर पिक ले लो जी बच्चों, पिक ले लें, फिर पिक ले लें, शाबाश सर। अच्छा अब जो आपसे अर्ज की थी ना डेप्रिसिएशन की, ये डेप्रिसिएशन क्या होती है, वक्त के साथ साथ यानी इस्तेमाल के साथ साथ वैल्यू एसेट क्या करता है अपनी लूज करता है सर। इसकी डेफिनेशन जो स्टैंडर्ड में लिखी है ना ये 16 में, वो ये है, कहता जी सिस्टमैटिक एलोकेशन, एलोकेशन कहता है एलोकेट करना, क्या करना बच्चों, किस तरह सिस्टमैटिकली, क्या सिस्टमैटिकली बताता हूं मैं, कहता ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट, ऑफ क्या बच्चों, ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट। कहता ये जो 10,000 रुपए का आपने एसेट खरीदा है, इसको थोड़ा थोड़ा करके आपने क्या करना है, एक्सपेंस आउट करना है। कैसे, कहता एक लाइफ दी होगी क्वेश्चन में, कहता उसको बेस बनाकर, उसको क्या करके मेरे भाई, हमने कहा ठीक है 10,000 है ना, तो कहता जो लाइफ होगी ना, लाइफ को बेस बनाना। हमने कहा ठीक है 10 साल लाइफ है, हमारी मर्जी, हम क्या उसका नाम है जी 1 साल 9,000 किताबों में रिकॉर्ड कर देते हैं एक्सपेंस, अगले साल अपनी मर्जी से 150, फिर 50, फिर 25, जो दिल किया। उसने कहा नहीं दिल दुल नहीं किया, उसने कहा ये मैं आपको बताता हूं। उसने कहा ये देखें सिस्टमैटिक एलोकेशन करनी है। कैसे करनी है जी, हमने कहा वो क्या, उसने कहा आपको 4 मेथड्स बताने लगा हूं मैं। कहता देयर आर 4 मेथड्स फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ, फॉर सॉरी रिकॉर्डिंग नहीं, फॉर कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। कितने मेथड्स मेरे भाई, 4 मेथड्स हैं। कितने मेथड्स हैं जी, हमने कहा 4, उसने कहा जी 4 मेथड्स। कहता जी कौन कौन से, हमने कहा जी ये हैं 4 मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अच्छा तीसरा मेथड आपने इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग में पढ़ा होगा, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, वो लफ्ज सही नहीं है, वो लफ्ज सही नहीं है, सही लफ्ज है यूजर मेथड। क्या है बच्चों जी, वो सही नहीं है, वो लफ्ज सही नहीं है बच्चों, यूजर मेथड सही लफ्ज है, सही है जी। जी यूजर मेथड का मतलब ये होता है जी, आपको जो लाइफ दी होती है ना, वो या तो यूनिट्स में दी होती है या ऑर्स में दी होती है। किस में दी होती है, जब ये आएगा तब इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अच्छा जी इधर मेरे भाई कहता चौथा है जी सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट। मैंने अपनी प्रैक्टिकल मतलब जितना भी एक्सपीरियंस है, अभी जो हम काम कर रहे हैं या जो पहले किया फंक के साथ बच्चों, उसमें तो हमने यही देखा कि ये 2 मेथड्स इस्तेमाल होते हैं प्रैक्टिकली, ये वाले, ये 2। मैंने नहीं कभी आज तक ये सम ऑफ डिजिट का इस्तेमाल देखा कहीं, और यूजर मेथड का भी इस्तेमाल नहीं, बहुत शादो नादर। ये 2 मशहूर और मारूफ क्या हैं बच्चों, मेथड्स हैं, ये वाला और ये वाला, ये वाला और
बहरहाल बहरहाल इसका भी क्वेश्चन कर लेंगे, इसका भी कर लेंगे, ठीक है जी। क्वेश्चन तो फिर करना है, प्रैक्टिस में तो आएगा, लेकिन प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूं ये और ये, क्या मेरी बात समझे हैं? वो मैं बताता हूं आपको, ये कब इस्तेमाल होता है, ये कब इस्तेमाल होता है। बहरहाल अभी हमने जो टेक्निकल लफ्ज था ना डेप्रिसिएशन में, वो था मेरे भाई सिस्टमैटिक एलोकेशन। क्या था भैया? सिस्टमैटिक एलोकेशन। 4 मेथड्स हैं। कितने मेथड्स हैं जी? दूसरा जो टेक्निकल लफ्ज है ना मेरे भाई, उसको भी छोड़ते हैं, ये यूजफुल लाइफ पे आते हैं। भाई द लाइफ ना दो तरह की क्वेश्चन में दी जा सकती है, दो तरह की, एक होती है इकोनॉमिक लाइफ, एक होती है यूजफुल लाइफ। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक लाइफ एंड यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ का जो कॉन्सेप्ट है, जरा ध्यान से सुनिएगा। मैनेजमेंट डिसाइड किया हमने इस एसेट को इतने साल इस्तेमाल करना है, दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट। मैं लिखवाता हूँ, मैं अभी सुन ले, मैं फिर नोट में लिखवाता हूँ। एक होती है इकोनॉमिक लाइफ, एक क्या होती है बच्चों? इकोनॉमिक लाइफ क्या होती है बच्चों? ये मैनेजमेंट जो बिजनेस किया ना, जिनके पास ये एसेट है, वो डिसाइड नहीं करती, बल्कि ये जी ये ग्री वालों का एसी है। किनका है बच्चों? जी। मैनेजमेंट ने ये एसी खरीद लिया और ग्री वालों से पूछा, अच्छा यार आपके ख्याल से इस एसी को हम कितने साल इस्तेमाल कर सकते हैं? उन्होंने कहा जी यार वैसे ना नॉर्मली हमारा एक्सपीरियंस ये है, हमारी टेक्निकल टीम बताती है 5 साल इस्तेमाल कर ले मसला नहीं होगा। आपने कहा सर देख लें हमको, जी बिल्कुल जी 5 साल। बिजनेस की मैनेजमेंट कहती है जी हमने इस एसी को इस्तेमाल करना 3 साल। कितने साल? 3 साल। अब वो है जो मैन्युफैक्चरर ने बताया इकोनॉमिक लाइफ, और बिजनेस की मैनेजमेंट क्या कहती है जी? वो कहती है हमने कितने साल इस्तेमाल करना है? 3 साल। स्टैंडर्ड ये कहता है, स्टैंडर्ड कहता आपने यूजफुल लाइफ वो वाले लेनी है जो मैनेजमेंट, बिजनेस की मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि हमने इसी को इस्तेमाल कितना करना है। क्यों? 5 साल जब इस्तेमाल करेंगे तो उनका ख्याल ये है बिजनेस की मैनेजमेंट का, जैसे ही एसी पुराना होता जाएगा इसकी वेयर एंड टेयर, रिपेयर, मेंटेनेंस के खर्चे क्या हो जाने हैं? बहुत ज्यादा। अल्टीमेटली कॉस्ट उधर ही पड़ जानी है, एफिशिएंसी इसकी कम हो जानी है। नए एसी खरीदेंगे, एफिशिएंसी क्या होगी? वेयर टेयर के खर्चे भी नहीं होंगे, क्वालिटी भी क्या होगी बच्चों? अच्छी होगी। क्या मेरी बात समझे हैं? क्या बात समझे हैं? और प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं, एक होती है इकोनॉमिक लाइफ, एक होती है यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ बराबर हो सकती है इकोनॉमिक लाइफ की, लेकिन इकोनॉमिक लाइफ से प्रैक्टिकली ज्यादा नहीं होती। और मैंने सवालों में भी कभी नहीं ये देखा कि क्वेश्चन में भी, देखो जो पेपर बनाने वाला है ना वो भी प्रैक्टिकल बंदा है, वो भी क्या है ना, मैंने सीए की बॉडी में ये कभी देखा, ना मैं कोई एसीसी की बॉडी में कभी देखा कि जी उसने इकोनॉमिक लाइफ जो है वो कम दी है और यूजफुल लाइफ ज्यादा दी हो। ये प्रैक्टिकली ये नहीं होता इस तरह। हाँ, इकोनॉमिक लाइफ यूजफुल लाइफ बराबर तो हो सकती है किसके? इकोनॉमिक लाइफ के, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होती। क्या मेरी बात समझे हैं? अच्छा, अभी मैं इसमें एक और कंप्लेक्सिटी ऐड करता हूं। अभी फिलहाल आपने क्या करना है जी, ये डेफिनेशन इस तरह नोट कर लें। पहला पॉइंट लिखें 4 मेथड, दूसरा लिख लें फिर समझाता बाद में हूं, और तीसरे में आके लिखें मेरे भाई यूजफुल लाइफ डिसाइडेड बाय मैनेजमेंट, जिन्होंने एसेट को यूज करना। इसमें एक सवाल और भी आपकी तरफ से आ सकता है, अभी प्लीज नोट कीजिए, फिर मैं खुद वो आपको बताता हूं जी। अच्छा, एसेट भी कर लेना नोट, ये भी कर लेना, टेंजिबल नॉन करंट एसेट, ये इसकी बात हो रही है, इंटेंजिबल की नहीं हो रही जी। ये कर लो, शाबाश। इसमें ना 4 टेक्निकल बातें हैं। कितनी भाई? 4। शाबाश शाबाश। नोट कर लिए भाई?
कर लिए भाई नोट? जी हो गया जी, डन बच्चों? अच्छा जी, अच्छा हम ये चौथा पॉइंट समझ आया, ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट। इधर किस एसेट की बात हो रही है? ना तो इंटेंजिबल की हो रही है, ना ही करंट एसेट की बात हो रही है। नॉन करंट एसेट कौन से वाला? टेंजिबल वाला। अच्छा जी, अब इधर एक बात सुनिएगा भाई मेरे, अब एक छोटा सा क्वेश्चन आपके ना दिमाग में आ सकता है। मैनेजमेंट ने कितना डिसाइड किया जी सीएससी को इस्तेमाल करना? 3 साल के बाद। ये अब तवज्जो चाहिए आपकी, फोकस चाहिए आपका। ये जो 3 साल का कॉन्सेप्ट है ना, 3 साल वाला, इसका मतलब ये होता है आपने एसेट को थोड़ा थोड़ा करके आपने रेवेन्यू एक्सपेंस बनाना है ना। यूजफुल लाइफ का मतलब ये नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होगा कि 3 साल जैसे गुजरेंगे तो ये एसेट जो है गायब हो जाएगा, उड़ जाएगा। ऐसा नहीं होगा भाई। ये देयर इज द पॉसिबिलिटी कि मैनेजमेंट ने कहा जी हमने सीसी को इस्तेमाल कितना करना है? 3 साल करना है। इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपने रेवेन्यू एक्सपेंस कितने सालों में तोड़ना है, सॉरी कैपिटल एक्सपेंस को कितने सालों में तोड़ के रेवेन्यू एक्सपेंस बनाना है? 3 सालों में। देयर इज द पॉसिबिलिटी कि आपने 3 साल जो है ना वो एक्सपेंस, कैपिटल एक्सपेंस को तोड़ के रेवेन्यू एक्सपेंस में ले गए, लेकिन स्टिल अभी आपके पास एसेट किताबों में पड़ा हुआ है। क्या मेरी बात समझे आप लोग? क्या मेरी बात समझे भैया आप लोग? अभी भी किताबों में एसेट आपके पास पड़ा हुआ है, लेकिन जो किताबों में बुक वैल्यू आ रही है, किताबों में बुक वैल्यू का मतलब है एसेट अब कितने पे पड़ा होगा। मैं मिसाल दे रहा हूं ना, 9,000 रुपए का एसेट था, आपने पहले साल 3,000 चार्ज किया, फिर 3,000 चार्ज किया एक्सपेंस, फिर 3,000। अब एसेट कितने का पड़ा होगा? बोलो शाबाश। 3,000 जीरो का पड़ा होगा। कितने का पड़ा होगा? जीरो का। सही है मेरे भाई। लेकिन एसेट फिजिकली मौजूद है, लेकिन किताबों में उसकी वैल्यू कितनी आ रही है? जीरो। बुक वैल्यू चूंकि कितनी है, मेरी बात समझे हैं? अभी कुछ और कॉन्सेप्ट भी आने हैं इसमें, रेजिडुअल वैल्यू, ये वो इस तरह। अच्छा फिलहाल इधर आइएगा, क्या आपको यूजफुल लाइफ का कॉन्सेप्ट समझ आया? यूजफुल लाइफ ये नहीं होती कि एसेट कितनी देर हमारे बिजनेस में पड़ा रहेगा, ये नहीं है, बल्कि क्या है, कितने साल हमने कैपिटल एक्सपेंस को रेवेन्यू एक्सपेंस में तोड़ना है, लेकर जाना है। इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? ये बात लिख लो कहीं, ये बच्चों को कंफ्यूज करती है यूजफुल लाइफ वाली बात। फिर एक आगे जाके हमने थोड़ा सा आगे जाके फिर ये भी पढ़ना है, फुली डेप्रिशिएटेड एसेट, एक ये भी कॉन्सेप्ट आता है, वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह, अभी फिलहाल नहीं। अभी लिखें यूजफुल लाइफ का मतलब, लिखें यूजफुल लाइफ का मतलब, लिखें मेरे भाई, यानी कितने सालों में हमने, यानी कितने सालों में हमने कैपिटल एक्सपेंस को तोड़कर, यानी कितने सालों में हमने कैपिटल एक्सपेंस को तोड़कर रेवेन्यू एक्सपेंस में लेकर जाना। कितने सालों में हमने कैपिटल एक्सपेंस को रेवेन्यू एक्सपेंस में लेकर जाना है। ठीक है जी। जी ये जो बच्चे एसी अभी बंद हुआ ना उसकी तरफ देख रहे थे ना, अब वो इसी तरफ देखने के साथ लिख पाया क्या है भाई? लिखो लिखो शाबाश लिखो जी। ये नहीं कि मुकर्रर मुकर्रर थोड़ी होना इधर, मुकर्रर जी दोबारा फिर एक दफा। अभी लेके जानी है और अगर अभी लेके जानी है तो मैं दे देता हूँ, नहीं तो जुमे के बाद फिर दे देता हूँ जी। भाईजान लिख लिया जी? अच्छा यूजफुल लाइफ का कॉन्सेप्ट समझ आया बच्चों? अच्छा अब नेक्स्ट आना, अब हमने गुफ्तगू करनी है बच्चों डेप्रीशिएबल अमाउंट क्या होती है। डेप्रीशिएबल अमाउंट क्या होती है, इसमें थोड़ी सी जरा गुफ्तगू कर लेते हैं। डेप्रीशिएबल अमाउंट क्या है भाई? एसेट हमने लिया कितने का, मिसाल के तौर पे 10,000 का। कितने का मेरे भाई? यार 10,000, और लाइफ इसकी हमने इधर बिल्डिंग की रखी थी 10 साल। कितनी रखी थी? और अगर आपने एसी वाली एग्जांपल लेनी है, इसकी लाइफ हमने कितनी सेट की है? इसमें कॉस्ट हमने 9,000 रखी है। सही है जी। और हमने इसकी लाइफ कितनी रखी है जी? 3 साल। मिक्स ना करना चीजों को। बताएं एसी की एग्जांपल लेनी है बिल्डिंग की? बिल्डिंग की 10,000 कॉस्ट है, और मेरे भाई मुझे बताएं जी लाइफ कितनी है जी? 10 साल। अब ना ये जो हमने डेप्रीसिएशन एक्सपेंस को तोड़ना है वो तो 10 सालों पे तोड़ना है, लेकिन बेस किस अमाउंट को बनाना है? 10,000 को। स्टैंडर्ड कहता नहीं,
स्टैंडर्ड कहता ये 10,000 को बेस नहीं बनाना। हमने कहा फिर किसको? कहता आज खड़े होके आपने एक अंदाजा लगाना है, एस्टीमेट लगाना है। क्या लगाना है? कि जब ये एसेट अपनी लाइफ पूरी कर लेगा। अंदाजा कब लगाना है मेरे भाई? आज। कि जब ये एसेट अपनी लाइफ पूरी कर लेगा तो इस एसेट से कितनी अमाउंट रिकवर कर ली जाएगी एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ। कहता आज खड़े होकर एक अंदाजा लगाना है। अंदाजा क्या लगाना है? जब एसेट अपनी लाइफ पूरी कर लेगा तो इससे कितनी अमाउंट रिकवर कर ली जाएगी। कहता ये जो अमाउंट एसेट से रिकवर करनी है ना आपने, कहता इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं रेजिडुअल वैल्यू। क्या कहते हैं? रेजिडुअल वैल्यू कहते हैं जी आज खड़े होना है, आज। और एसेट ने अपनी लाइफ पूरी कब करनी है? 10 साल के बाद जाके। आज खड़े होकर अंदाजा लगाना जब एसेट अपनी लाइफ पूरी कर लेगा। ये इसी तरह की बिल्डिंग, ये नहीं कि आप बिल्डिंग जो है वो डबल स्टोरी आप अंदाजे लगा रहे हो 10 मंजिला बिल्डिंग के साथ। कहता कंडीशन भी आपने देखनी है। इसी तरह की बिल्डिंग जब 10 साल के बाद जाके इसकी लाइफ पूरी होगी तो इसको बेचकर कितनी अमाउंट रिकवर होगी। कहता ये जो बात की है ना हमने, कहता इसको क्या कहते हैं? बोलो शाबाश। रेजिडुअल वैल्यू। रेजिडुअल वैल्यू के दो और नाम भी हैं, एक है स्क्रैप वैल्यू और एक है मेरे भाई सैल्वेज वैल्यू। एक क्या है भैया? कहता जब आप ना कॉस्ट में से इस स्क्रैप या सैल्वेज वैल्यू को माइनस कर देंगे तो कहता आपके पास आएगी अमाउंट डेप्रीशिएबल अमाउंट। क्या आएगी मेरे भाई? कहता आपने जो बनाना है ना, क्या जो बेस बनानी है एसेट को बच्चों डेप्रीशिएट करने के लिए, वो कॉस्ट नहीं बल्कि डेप्रीशिएबल अमाउंट। डेप्रीशिएबल अमाउंट का लफ्ज आया था ना, सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रीशिएबल अमाउंट। आपने पॉइंट नंबर 2 में डेप्रीशिएबल अमाउंट लिखा, आपने लिखा कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। वो रेजिडुअल वैल्यू की समझ आई? उर्दू में लिख लीजिए, जरा वजाहत कर लें इसकी। आज खड़े होकर एक एस्टीमेट लगाना है। आज खड़े होकर एक एस्टीमेट लगाना है। आज खड़े होकर एक एस्टीमेट लगाना है कि जब एसेट अपनी लाइफ पूरी कर लेगा, हाँ जी यूजफुल लाइफ, जब एसेट अपनी लाइफ पूरी कर लेगा तो इससे कितनी अमाउंट, तो इससे भाई लिखो ना, मैं लिख देता हूँ यार, मैं लिख देता हूँ। देखो रजिस्टर दो, मैं लिख देता हूँ भाई। लिखना यार, अल्लाह के बंदे लिख क्यों नहीं रहे? साथ साथ लिखो ना चीजों को यार। जब एसेट अपनी लाइफ पूरी कर लेगा तो इससे कितनी अमाउंट रिकवर। यार ये किसी को समझ आएगा जो तुम लिख रहे हो? ये लिख लिया था तो इसको आगे लिख लो कि ये कोई गलत गंदी बात है जो इधर लिखोगे तो कोई मसला होगा। भाई कोई समझ तो आए ना, लिखना गया जी। लिखे मूसा पढ़े खुदा। ओ मेरे भाई इस तरह लिखो कि एग्जामिनर को समझ तो आए ना आपने लिखा गया। इधर लिख मेरा चांद, इधर रेजिडुअल वैल्यू। भाई आज खड़े होके अंदाजा लगाना है कि जब एसेट अपनी लाइफ पूरी कर लेगा तो इससे कितनी अमाउंट रिकवर कर ली जाएगी। इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं भैया? रेजिडुअल वैल्यू। दो और नाम भी है, सैल्वेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू। ये भी लिखो ना, ये भी लिखो। अल्टरनेटिव नेम्स ऑफ जी। अच्छा जी, इससे कितनी अमाउंट रिकवर कर ली जाएगी। अल्टरनेटिव नेम्स भी लिख लें भाई क्वेश्चन में। वो कभी कभी रेजिडुअल वैल्यू की जगह, वैसे नॉर्मली रेजिडुअल वैल्यू का ही प्रोफेशनल बॉडीज जो है ना वो रेजिडुअल वैल्यू का नाम ही ज्यादा इस्तेमाल करती हैं, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए सैल्वेज वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू भी इसके क्या है बच्चों? बोलो शाबाश, अल्टरनेटिव्स हैं। अब सर जी क्वेश्चन लिखें जी, क्वेश्चन लिखें। ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो बड़े सवालों में आके सवाल को क्या बना देंगे? कम्प्लेक्स बना देंगे जी। लिखें, इस क्वेश्चन लिखें जी। ये जिधर आपने उर्दू लिखी है ना, इधर 5-7 लाइन छोड़ के अगले सफे से लिखें। इंशाल्लाह रजिस्टर खत्म जब हो गया तो हम नया लेंगे जी। लिखें जी, कॉस्ट है एसेट की मेरे भाई 10,000। कितनी बच्चों? रेजिडुअल वैल्यू है जी 10,000 और सॉरी 1,000। डेप्रीशिएबल अमाउंट ये तो सारी बता देंगे। ये क्या है? 9,000 डेप्रीशिएबल अमाउंट है। ठीक है जी, 9,000 होगी जी। अगला क्वेश्चन जी, लिखे नहीं क्वेश्चन। कॉस्ट 10,000 जी, एसेट की कॉस्ट 10,000 है।
और बच्चों रेजिडुअल वैल्यू है जी 1000, कितनी है जी? डेप्रिशिएबल अमाउंट मेरा ख्याल है सारों ने बता दी है 9000 ही है। अगला लिखें जी क्वेश्चन जी, ये हो गया। जी सर। अच्छा अगला क्वेश्चन लिखो मेरे भाई, एसेट की कॉस्ट है जी 10,000, एसेट की कॉस्ट कितनी है सर जी? 10,000। अब जरा गौर से सुननी है, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ वो है जी 10,000। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ वो कितनी है भैया? 10,000। वाइल एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल या कॉस्ट टू सेल एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, वाइल एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल या कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ वो कितनी है जी? वो कितनी है जी? 200। कितनी है बच्चों? 200। कितनी है मेरे भाई? 200 जी। ए रिक्वायरमेंट बताएं रेजिडुअल वैल्यू कितनी है, बी रिक्वायरमेंट बताएं डेप्रिशिएबल अमाउंट कितनी है। मैंने ये लिखवाया, मैंने कहा जी, मैंने कहा 10,000 है जी क्या? एसेट की कॉस्ट। एसेट को बेचकर जो अमाउंट रिकवर होगी ना एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ वो होगी जी 1,000 रुपया, लेकिन उसको बेचने का जो खर्चा है कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल वो कितनी है मेरे भाई? 200। बताएं रेजिडुअल वैल्यू कितनी है, फिर मुझे बताएं डेप्रिशिएबल अमाउंट कितनी है। रेजिडुअल वैल्यू कितनी है 9,800 जी? रेजिडुअल वैल्यू 9,800। वेल डन, वेल डन। अच्छा ओए वो डेप्रिशिएट सॉरी जी। गलती होगी। अच्छा दोनों बेटा दोनों ही गलत बताए, ना ये रेजिडुअल वैल्यू है ना ये डेप्रिशिएबल अमाउंट है। काली आगे टोए पंजाबी में कहते हैं। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। रेजिडुअल वैल्यू बताओ भाई कितनी है बच्चों? रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? याद रखना, एक बात जरा गौर से सुननी है बच्चों, बात सुनना। और रेजिडुअल वैल्यू जो है ना मेरे भाई, असल में सुनना बच्चों सुनना, रेजिडुअल वैल्यू जो है ना, रेजिडुअल वैल्यू इसका दूसरा नाम एक और भी हमने रखा हुआ, वो है जी नेट सेल प्रोसीड्स। क्या मेरे भाई? नेट सेल प्रोसीड्स। एसेट को बेचकर जो सेल प्रोसीड्स होनी है ना, सेल प्रोसीड्स का मतलब है जी बेचकर प्रोसीड्स जो पैसे आने हैं वो नेट कितने आने हैं? ब्रैकेट में लिख लो कहीं, नेट सेल प्रोसीड्स। नेट सेल प्रोसीड्स बताएं वो कितने हैं बच्चों? 800। तो इस तरह फिर कह सकते हैं ऐसे, ये वैसे सही बात नहीं है, ये प्रोफेशनली कोई सही बात नहीं है जो मैं भी बताने लगा हूं आपको, लेकिन हमने तो याद रखना है ना, रेजिडुअल वैल्यू को नेट रेजिडुअल वैल्यू कह दो, ये सही नहीं है। नेट रेजिडुअल वैल्यू का कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, ये है लफ्ज एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन अपने समझने के लिए हम इसे कह देते हैं कि नेट करना है हमने रेजिडुअल वैल्यू को। क्या करना है बच्चों? 1000 में से सेलिंग प्राइस में से खर्चे को क्या करना है बच्चों? बताएं आपकी रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? 800। अब मुझे बताएं डेप्रिशिएबल अमाउंट कितनी है भाई? जी बताएं, शाबाश। कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, कॉस्ट 10,000 है और रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? 800। तो बताइए ना शाबाश, डेप्रिशिएबल अमाउंट कितनी बनी? 9200। चलें जी, अब जरा अगली बात सुनिएगा। इस स्टेटमेंट का जवाब हाँ में या ना में देना है। हर बात का जवाब हाँ में नहीं होता जी, वो भी वक्त आएगा इंशाल्लाह जी। इस बात का जवाब मेरे भाई आपने हाँ में या ना में देना है जी। पेपर पास करना, खुश तो बड़ा हुआ, जल्दी पेपर पास कर ले, शाबाश जी। भैया क्या डेप्रिशिएबल अमाउंट, पहली स्टेटमेंट सुनिएगा, क्या डेप्रिशिएबल अमाउंट इक्वल हो सकती है कॉस्ट के? ये किसी बड़े सवाल के अंदर एक एडजस्टमेंट आ सकती है, बताएं जी। लिखें असूल, लिखें असूल लिखें। डेप्रिशिएबल अमाउंट वुड बी इक्वल टू द depreciable amount would be equal to the cost of asset। शाबाश शाबाश, लिखो बच्चों लिखो। ये किसी एक सवाल में ये बातें इस तरह असूल पता होंगे तो ये किसी क्वेश्चन में आए ना तो इजीली टैकल कर लेंगे जी। मैं अभी बता देता हूं आपको किस तरह बड़े सवाल में आ सकती हैं, अभी 2-4 मिनट दें जी। डेप्रिशिएबल अमाउंट वुड बी इक्वल
ओए अभी तो आई क्या एग्जामिनर ने इतना पेपर कॉम्प्लेक्स नहीं किया, इतने हाई लेवल पे कॉन्सेप्चुअल टेस्टिंग नहीं कर रहा भाईजान। अभी तो उसने ये ट्रीटमेंट नहीं दिए हुए, ये वाले ये देने लग पड़ा तो फिर जी अभी उसने ये ट्रीटमेंट टेस्ट ही नहीं किया कभी। जी जी सुने जी क्या लिखवाया है? डेप्रिशिएबल अमाउंट वुड बी इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ एसेट इफ रेसिडुअल वैल्यू इज नील, जीरो या नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, यही होगा ना बच्चों, या क्या होगा? नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। ओके मेरे भाई, चलें शाबाश, अगली बात का जवाब दे दें, फिर ये लिख लिया तो शाबाश शाबाश शाबाश। अगली बात का जरा जवाब दें, अगली बात का जवाब दें मेरे भाई। सर जी मुझे एक बात का जवाब दें, जरा सुनिएगा, क्या डेप्रिशिएबल अमाउंट कॉस्ट से कम हो सकती है? when रेसिडुअल वैल्यू इज गिवन। चलो लिखो 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 जी, अच्छा ये तो बड़ी सिंपल सी बात है ना यार। देखो डेप्रिशिएबल अमाउंट ना, डेप्रिशिएबल अमाउंट, अच्छा कभी इस तरह भी बड़े सवाल में हो सकता है, आपको डेप्रिशिएबल अमाउंट दे, कह रही द डेप्रिशिएबल अमाउंट, बड़ा सवाल आ गया जी 18 नंबर का, उसमें एसेट की कॉस्ट ही नहीं बताई, रोना पीटना शुरू नहीं करना, देखना है सवाल को गौर से। कहता रेसिडुअल वैल्यू जी 10 रुपए है, कहता डेप्रिशिएबल अमाउंट 90 है, तो बताओ कॉस्ट निकल आएगी कि नहीं निकलेगी? बच्चा कहता सर कॉस्ट असल में गिवन नहीं है, मेरा सवाल ही शुरू नहीं हो सका जी। अच्छा चलो ना भी समझ आए ना, अजम्पशन ले लेना 500 रुपया कॉस्ट है, सवाल तो आगे चलाओ, 0.5 मार्क्स कटेंगे, बाकी तो सारे मार्क्स मिलेंगे। जो चीज समझ ना आई ना पर्चे में, अजम्पशन लेके आगे चलो, अगर लॉजिक समझ नहीं आ रही तो चलो बहरहाल लिखे नहीं। डेप्रिशिएबल अमाउंट शुड ऑल नहीं सॉरी जी, डेप्रिशिएबल अमाउंट वुड बी लेस देन द कॉस्ट ऑफ एसेट if residual value is given in the सवाल। ओके मेरे भाई, ओके है सर जी? जी तीसरी बात उसूल लिख लें बस, तीसरी बात बच्चों जल्दी से जरा, उसूल है बच्चों, डेप्रिशिएबल अमाउंट, मुझे पहले हाँ या ना में जवाब दे दें, ये तीसरी बात है, तीसरी जी, क्या डेप्रिशिएबल अमाउंट कॉस्ट से ज्यादा हो सकती है? ये तो सिरे से कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना दुनिया में पाया जाता। लिख लें इसको, डेप्रिशिएबल अमाउंट कॉस्ट के बराबर तो हो सकती है, लेकिन चले चले जरा जज्बाती हो गया मैं, स्लो। डेप्रिशिएबल अमाउंट कॉस्ट के बराबर या इक्वल तो हो सकती है, लेकिन कॉस्ट से ज्यादा नहीं हो सकती। लेकिन चांद क्या? कॉस्ट से ज्यादा नहीं हो सकती। क्या आप मेरी बात समझ पाए हैं जी? क्वेश्चन लिखें जी क्वेश्चन जी, शाबाश, क्वेश्चन लिख लें मेरे भाई, लिखें सर। डेप्रिशिएबल अमाउंट नहीं, इस तरह ना लिखो, ये तो आप बता ही दोगे, लिखो टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज या वुड चार्ज, जो भी आपने लिखना है, हम कौन सा अंग्रेजी पढ़ रहे हैं यार इधर जी। टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज या वुड चार्ज ओवर द लाइफ ऑफ एन एसेट इज 190,000। कितनी जी? जी 190 जी। while the residual value is rupees 20,000, while the residual value is rupees कितना बच्चों जी कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ एन एसेट 170,000 होगी मेरा ख्याल है जी। 170,000 नहीं होगी बच्चों? नहीं आप इस तरह करें, आप इक्वेशन बना के देखें जरा, शाबाश।
कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू इज इक्वल टू, ये जरा बना के देख लें। 170,000 वाले जल्दी से हाथ खड़ा करें, शाबाश। 170,000 भाई, शाबाश शाबाश, जल्दी जल्दी यार। जी मैं ही हूं बस। जी बच्चों, अच्छा एक दफा बना के देख लेना, कहीं है 170,000 तो नहीं है। जी बताओ बच्चों कितनी है भैया? 2,10,000 होगी। कॉस्ट नहीं पता, एक्स रख ले मेरे भाई। जी फर्ज करें, जिंदगी में हमेशा फर्ज ही तो करते आए हैं, होता तो होता, जो चाहते हैं वो तो होता ही नहीं है, फर्ज ही करते हैं बस। जी अच्छा जी, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू किसके बराबर है भाई? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू बराबर है मेरे भाई डेप्रिशिएबल अमाउंट। सर जी बताइएगा जरा, कॉस्ट नहीं है, बताएं रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? और ये कितना है जी? तो अब क्या करें? ये बच्चों कितनी हो जाना, इधर जाके माइनस है ना, ये इधर जाके प्लस हो जाना। ये मैथमेटिक्स से पढ़ी होगी ना आपने, इतनी इतनी तो आती होगी। जी सर ये आपकी कॉस्ट आ गई सर। चलें चलो जी आगे बढ़ते हैं बच्चों, थोड़ा आगे बढ़ते हैं सर, थोड़ा आगे बढ़ते हैं सर। सर जी स्ट्रेट लाइन पे सबसे पहले जरा गुफ्तगू कर लें हम, स्ट्रेट लाइन पे थोड़ी गुफ्तगू कर लें सर। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के 3 फॉर्मूलाज गिवन है जी, किस में बोलो शाबाश? स्ट्रेट लाइन में। कितने फॉर्मूलाज गिवन है मेरे भाई? जी 3 फॉर्मूलाज गिवन है। पहला कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। ये तब इस्तेमाल होता है जब लाइफ दी हो, और अगर लाइफ नहीं दी तो एक और फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट इन परसेंटेज। एक बात याद रख लें बच्चों, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट, ये कोई बात सही नहीं है। डायरेक्ट कॉस्ट पर लगाना है रेट आपने। मैं आपको लॉजिकली प्रूव भी ये करवा दूंगा कि ये क्यों मैं इस तरह कह रहा हूं। डायरेक्ट आपने कॉस्ट पर रेट लगाना है। किस पर रेट लगाना है मेरे भाई? जी ये बात समझ आती सर? ये किसी प्रोफेशनल बॉडी के अंदर कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट वाला फॉर्मूला मौजूद नहीं है। सही है सर? अच्छा जी अगली बात सुन लें बच्चों, अगली बात आपकी IKF की किताब के अंदर भी यही वाला फॉर्मूला है। अगर आप, अभी मैं आपको रेट निकालना सिखाता हूं ना, इसमें रेट निकालना, वो मैं आपको फिर बताता हूं। वो कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट वाला फॉर्मूला क्यों लगवाया जाता है, वो किस सिचुएशन में लगवाया जाता है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। बहरहाल असल फॉर्मूला ये है। तीसरा फॉर्मूला भी एक है, उसको अभी छोड़े, इग्नोर करें। ये दोनों फॉर्मूला जल्दी से नोट कर लें, जल्दी करें, जल्दी शाबाश। भाई ये मेथड्स लिख लिए थे आपने? मेथड्स यार, ये मेथड्स जल्दी से लिखो ना, मेथड्स लिखो, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, जल्दी जल्दी शाबाश। भाई बेशक आपको आता है, मुझे पता है आपको माशाल्लाह आता है, लेकिन यार फिर भी हिम्मत करो, फिर भी हिम्मत करो, हिम्मत करो भाई। जी ये इसी नहीं चल रहा क्या? इसी साइड पे इतनी जल्दी तो नहीं करवा सकता ना। अच्छा स्विंग, स्विंग साइड पे भी नहीं होगी, ऊपर नीचे होगी यार। नहीं वो अहमद के साथ मेरा मजाक चलता है यार। जी हैं? अच्छा रिमोट पकड़ कर ले जो करना है। अच्छा सब बच्चे इसको ना देखें, आप इधर क्वेश्चन ये नोट करें, शाबाश। अच्छा चलो 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 ना, जल्दी करो ना भाई, आज जुम्मा भी है, इंशाल्लाह पढ़ना भी है, जल्दी करो, ये जरा टाइम कम है, जल्दी करो शाबाश, ये नोट करो। जुम्मे के बाद फिर आ जाएं। तीसरे बुला लेंगे इंशाल्लाह। चलें आज प्री वालों को बुला लेते हैं जी, उनको बुलाया हुआ है आज जुम्मे के बाद, इसीलिए आज आपकी छुट्टी है। चलें इधर आए नहीं, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, चलें जी। स्ट्रेट लाइन, रिड्यूसिंग, यूजर मेथड, और चौथा है मेरे भाई सम ऑफ डिजिट। हो गया जी? चलें जी। हाँ अभी 5-7 मिनट की और करवा लें, फिर दूसरा पार्ट बना लेते हैं। घंटा हो गया पूरा? है आज? हाँ नहीं 2 पार्ट बनने हैं, आज भी बनने हैं, थोड़ा लेक्चर शॉर्ट होगा। समझ नहीं आई? नहीं आधे घंटे बाद नहीं होना जी। चलो चलो बना दो, जैसे भाई कहते हैं वैसे बना दे, बना दे।